अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की स्प्लिटिंग। अब वेक्टर की स्प्लिटिंग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को कैसे स्प्लिट किया जाएगा, अगर कोई वेक्टर है उसको स्प्लिट कैसे किया जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन भी कहेंगे। तो एक वेक्टर है उसे स्प्लिट करेंगे और उससे जो कंपोनेंट्स बनेंगे, इस अमल को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। और इसी प्रोसेस को रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, क्योंकि एडिशन में हम जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको जमा करते हैं और उनमें से जो हमें मिलता है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। अब यही रिजल्टेंट वेक्टर को आप तोड़ते हो, इसके तोड़ने से आपको क्या मिलता है, वो इंडिविजुअल्स मिलते हैं जिनसे आपने इसे जोड़ा था। तो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, लेकिन हम जो रेजोल्यूशन करेंगे उसमें प्लेन के अंदर दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे और वो दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो वेक्टर को प्लेन के अंदर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है और स्पेस के अंदर वेक्टर को तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। वेक्टर के तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेस के अंदर वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं प्लेन के अंदर। स्पेस के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, और प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक वेक्टर का एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। तो रेजोल्यूशन हम क्या करेंगे, तब पॉसिबल होगा। रेजोल्यूशन कब पॉसिबल होगा, जब भी किसी वेक्टर का वेक्टर कंप्लीटली एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा होगा। तो जब भी वेक्टर कंप्लीटली एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा होगा तो उसका जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो के बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, जब इसकी रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब भी वेक्टर कंप्लीटली वाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहा होगा तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो जीरो के बराबर होगा, तब भी इसका रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब भी वेक्टर जी एक्सिस की तरफ लाई कर रहा होगा, तो जी एक्सिस की तरफ जब लाई कर रहा होगा तो उसका वाई और एक्स कंपोनेंट जीरो के बराबर होंगे, तब भी वेक्टर का रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो वेक्टर का रेजोल्यूशन कब पॉसिबल है, वेक्टर का रेजोल्यूशन तब पॉसिबल है जब ना ही वो अपने एक्स कंपोनेंट पे कंप्लीटली लाई करे, ना ही वाई कंपोनेंट पे, बल्कि दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान में लाई करे। हम रेजोल्यूशन प्लेन के अंदर करेंगे तो वेक्टर को जब रिजोल्व करेंगे उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। एक हमारे पास एक्स एक्सिस बने, एक्स कंपोनेंट बनेगा, एक वाई कंपोनेंट। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर कंप्लीटली लाई कर रहा है एक्स और वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अपने दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान, तो ये एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान लाई कर रहा है। तो इस वेक्टर को अगर जब हम रिजोल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इसके एक्स कंपोनेंट को ए एक्स का नाम दिया जाएगा, इसके वाई कंपोनेंट को ए वाई का नाम दिया जाएगा। तो इसके एक्स का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू ए कॉस थीटा, और इसका वाई का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हमारे पास ए एक्स वेक्टर का एक्स वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और वेक्टर ये यहाँ पे देख रहे हो आप, वेक्टर ने एंगल बनाया है अपने x कंपोनेंट के साथ। वेक्टर अपने जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाता है उसके साथ हमेशा cos लगता है, उसके साथ हमेशा cos लगेगा। और वेक्टर अपने जिस कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं बना रहा होता है उसके साथ हमेशा साइन लगता है। जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आएगा, cos आएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा होगा उसके साथ हमेशा साइन आएगा। ये लाजमी नहीं है कि x कंपोनेंट के साथ हमेशा cos आए, ये लाजमी नहीं है y के साथ हमेशा साइन आए। साइन उसके साथ आएगा जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा होगा। अगर x के साथ, x के बजाय वो y के साथ एंगल बना रहा होगा तो हम लिखते हैं ए वाई इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। अगर वो अपने x के साथ एंगल नहीं बना रहा होगा तो हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो जिसके साथ वो अपना एंगल नहीं बना रहा होगा उसको हम कहेंगे, उसके साथ क्या लगेगा, साइन लगेगा। तो वेक्टर को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ए वाई वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ से हम वेक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में। तो किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में डिटरमाइन किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर, ए वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ए एक्स को हम ए कॉस थीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ए वाई को हम ए वाई साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बनेंगे जब भी उसकी रिजोल्यूशन किया जाएगा, और मिनिमम वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे जब उसको
रिजोल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। और वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, जो हमारे पास थीटा हमारे पास बराबर होगा tan इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। जब भी वेक्टर के y कंपोनेंट को उसकी x कंपोनेंट के साथ तकसीम किया जाए, इसी पे tan इनवर्स को लगाया जाए, तो यहाँ से हमें उसका डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो इस फार्मूले के थ्रू हम वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। इस फार्मूला के थ्रू हम वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी आप लोगों को बताया कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेक्टर को रिजोल्व क्यों किया जाता है, किसी भी वेक्टर की स्प्लिटिंग क्यों किया जाता है, किसी भी वेक्टर की रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन क्यों किया जाता है। वेक्टर को रिजोल्व इसलिए किया जाता है ताकि हम ये पता लगा सके कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट की तरफ कितना इफेक्ट है और वेक्टर का वाई कंपोनेंट की तरफ कितना इफेक्ट है। अगर कोई भी वेक्टर इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, वो ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को पता लगाने के लिए कि ये इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स की तरफ कितना है, वाई की तरफ कितना है, तो इसकी रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी वेक्टर की एक्स की तरफ इफेक्ट देखना चाहते हो कितना है, वाई की तरफ कितना इफेक्ट है, इसके लिए रिजोल्यूशन हम करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये देख सके, ये जान सके कि वेक्टर का एक्स की तरफ कितना इफेक्ट है और वाई की तरफ कितना इफेक्ट है, वेक्टर का एक्स की तरफ कितना मैग्नीट्यूड है और वाई की तरफ कितना मैग्नीट्यूड है। अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हमारे पास हम कर लेते हैं रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 है, हमारे पास 10 है। लेट्स सपोज इसकी रिजोल्यूशन करते हैं। तो इसकी रिजोल्यूशन जब करेंगे, लेट्स सपोज ये यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, एक्स के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये अपने एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये अपने एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। ये अपने एक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसकी रिजोल्यूशन करेंगे। अगर हमें पता लगाना है कि इसकी इफेक्ट एक्स की जानिब कितना है, वाई की जानिब कितना है, तो हम इसकी रिजोल्यूशन करेंगे। और ए एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा। और हमारे पास ए कॉस थीटा का फार्मूला हमें पता है, ए एक्स ए कॉस थीटा के बराबर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो 10 है, मैंने वहाँ पे आप लोगों को लिखवाया है। और कॉस थीटा, अब कॉस की जगह यहाँ पे हम थीटा लिखेंगे, थीटा 60 डिग्री पुट करेंगे। और यहाँ पे 10 कॉस 60 पे हमें कितना देता है, 1/2। तो इसका आंसर ए एक्स का आंसर कितना आएगा, 5। वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट का वेक्टर की जो एक्स कंपोनेंट का आंसर हमारे पास होगा वो कितना होगा, 5। वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का आंसर कितना होगा, 5 होगा। तो वेक्टर खुद कितना था, 10 था, और उसके एक्स कंपोनेंट का वैल्यू हमें पता लग गया कि इसका मैग्नीट्यूड एक्स की जानिब कितना होगा, वो 5 होगा, वेक्टर से हाफ होगा। अगर हम वाई कंपोनेंट की जानिब इसकी आंसर देखें कि वाई कंपोनेंट की जानिब वेक्टर का क्या होगा, तो वाई कंपोनेंट की जानिब अगर देख ले तो ए वाई हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर है, ए साइन थीटा के बराबर है। यहाँ से ए हमें 10 पता है और ये हमारे पास साइन 60 डिग्री, और हमें पता है साइन 60 डिग्री पे कितना देता है, 10 साइन 60 पे √3/2 देता है, √3/2। और जब इस √3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो 0.866 मिलेगा, 0.866। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें बगैर ज़्यादा प्रोसेस कैलकुलेशन से, अगर हम ज़्यादा प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, इसे हम सिंप्लीफाई करें, हम ज़्यादा इसके लिए अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, तो हम इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 × 10⁻⁻1 इसे लिखूंगा मैं, और दूसरा हमारा इसे एक शिफ्ट यहाँ पे करेंगे तो 8.66, तो यहाँ पे आएगा ×10⁻⁻1। तो ये +1 इसको कैंसिल करेगा, 1 × 8.66, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8.66। तो इसका आंसर वेक्टर की वाई कंपोनेंट का आंसर क्या आएगा, 8.66। कितना आएगा, 8.66। तो देखो वेक्टर का जो हमारे पास वाई कंपोनेंट का आंसर है वो 8.66 है, और वेक्टर का जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट का आंसर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 5 है। तो वेक्टर अपनी वाई कंपोनेंट की तरफ ज़्यादा लाई कर रहा है, उसका इफेक्ट वाई कंपोनेंट की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसका इफेक्ट एक्स कंपोनेंट की तरफ। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट की जानिब कितना इफेक्ट है और वाई कंपोनेंट की जानिब कितना इफेक्ट है। अगर मैं आप लोगों को दूसरा एक केस करवा लूँ, अगर वेक्टर, लेट्स सपोज वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर है और ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास ये फोर्स वेक्टर है, एक बॉडी पे लग गया है एक फोर्स वेक्टर, लेट्स सपोज यहाँ से इस पे फोर्स लग गया, और ये नाई कम्प्लीटली एक्स एक्सिस की तरफ, नाई वाई से, तो इसकी क्या होगी रिजोल्यूशन। जब हम इसकी रिजोल्यूशन करेंगे तो एक इसका लेट्स सपोज फोर्स हमारे पास कितना है, 50 न्यूटन,
50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसकी एक्स कंपोनेंट का एक हमारे पास होगा एफ एक्स और इसका वाई कंपोनेंट एफ आई। लेट्स सपोज ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा, क्योंकि एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ एक्स के साथ, तो उसके साथ कॉस लगेगा। तो हम इसका अगर सॉल्व करें, एफ एक्स हमारे पास बराबर होगा 50 कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, √3 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास 50 हो गया, तो 2 1 2 225 सब 50, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 25 √3। तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ एक्स हमारे पास क्या है, 25 √3 न्यूटन, इतना आ गया हमारे पास। और अगर हम इसकी एफ वाई का कर ले, तो एफ वाई हमारे पास क्या आएगा, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, एफ वाई हमारे पास क्या होगा, एफ साइन थीटा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एफ वाई हमारे पास, एफ हमारे पास क्या है 50, और साइन 30 डिग्री, साइन हमारे पास क्या है 30 डिग्री, हमें पता है 1 डिवाइड बाई 2 देता है, 1 डिवाइड बाई 2, 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एफ वाई का जो आंसर आएगा वो आएगा 25 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला कि वेक्टर का एफ वाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका इफेक्ट एफ वाई की तरफ कितना होगा, उसका इफेक्ट एफ एक्स की तरफ कितना होगा, तो इसलिए रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंस है। अगर 45 डिग्री वेक्टर अगर अपने किसी भी कंपोनेंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो उसके एफ एक्स यानी उसके एक्स का कंपोनेंट, जैसे सपोज हमारे पास ए एक्स, उसके एक्स का कंपोनेंट और उसके वाई कंपोनेंट दोनों सेम हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे, ठीक है। अगर वेक्टर अपने किसी भी कंपोनेंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो जब वो 45 डिग्री बना रहा होगा या जब वो 45 डिग्री बनाएगा, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली सेम होगा। लेट्स हम लोग आगे मूव करते हैं, क्योंकि साइन 45 हमारे पास 1 डिवाइड बाई √2 है, और कॉस भी 45 डिग्री पे कितना है, 1 डिवाइड बाई √2। इन दोनों के सेम वैल्यू की वजह से वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी सेम है वाई कंपोनेंट, क्योंकि फार्मूला में अगर देखिए ए एक्स हमारे पास कितना क्या होता है, ए कॉस थीटा, मैं जनरल ये लिख रहा हूँ, लेकिन ए कॉस थीटा लाजमी नहीं है, ये साइन भी आ सकता है, और ए वाई हमारे पास क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे ए तो दोनों में सेम है, सिर्फ कॉस और साइन का फर्क है, और थीटा दोनों में सेम पुट कर रहे हैं, तो कॉस 45 भी सेम दे रहा है, थीटा दोनों में सेम पुट कर रहे हैं 45, और थीटा सेम पुट करने से आंसर तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर यहाँ पे 60 पुट करेंगे, यहाँ पे 60, फिर भी आंसर सेम नहीं आएगा। 45 डिग्री थीटा सेम रखने से आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि थीटा सेम 45 डिग्री पे ये क्या देते हैं, दोनों सेम वैल्यू देते हैं, इसलिए दोनों का आंसर सेम होगा। तो ए एक्स हमारे पास ए कॉस थीटा और ए वाई हमारे पास ए साइन थीटा। तो ए एक्स यहाँ पे हम थीटा 45 पुट करेंगे, तो इसका आंसर भी 1 डिवाइड बाई √2 यानी 1 डिवाइड बाई √2 यानी 0.707, और इसका आंसर भी 0.707 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ए एक्स का जो आंसर आएगा ए वाई का भी आंसर सेम आएगा। तो 45 डिग्री पे वेक्टर के दोनों कंपोनेंट, मतलब जो 45 डिग्री है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट की तरफ जितना इफेक्ट होता है, उतना वाई कंपोनेंट के जानिब उसका इफेक्ट होता है। तो एक्स कंपोनेंट के तरफ जितना इफेक्ट होगा, वाई कंपोनेंट की तरफ भी उतना ही इफेक्ट होगा। तो 45 डिग्री एक ऐसी एंगल है जिस एंगल पे वेक्टर का दोनों एक्सिस की जानिब सेम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। इसमें हम लोगों ने ये कर लिया कि वेक्टर की रेजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसको रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन भी कहा जाता है, और डिफरेंट केसेस हमने कर लिए। और मैंने कहा अगर मैं आप लोगों को ये थीटा बता दूं, ये हमारे पास एंगल है, सपोज हमारे पास ये 30 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, और ये यहाँ पे फार्मूला में जो थीटा है, ये थीटा जो हमारे पास है वो एंगल है जो वेक्टर अपने किसी एक कंपोनेंट के साथ बना रहा है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री इस कंपोनेंट के साथ बना रहा है, तो एफ ए वाई की अगर हमारे पास, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को आगे थोड़ा अच्छे से क्लियर करवा लेता हूँ, यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है, और ए वेक्टर यहाँ पे इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ये हमारे पास ए वाई हो गया, ए एक्स हो गया। ये वेक्टर का हमारे पास ए वाई कंपोनेंट, मतलब ये हमारे पास वेक्टर की एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो वेक्टर का वाई कंपोनेंट का आंसर क्या होगा, ए वाई हमारे पास किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा। अब आप हैरान होंगे मैंने कॉस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी पहले आप लोगों को ये बताया कि वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा होगा उसके साथ हमेशा कॉस लगेगा, और वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं बना रहा होगा उसके साथ हमेशा साइन लगेगा। तो वेक्टर अपना जो एंगल है वो किसके साथ बना रहा है, वाई के साथ बना रहा है। तो ए वाई जो हमारे पास
हमारे पास वेक्टर का वाई कंपोनेंट, उसके फार्मूला में क्या लगेगा, कॉज लगेगा। और ए एक्स हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर होगा। और ये वो एंगल है, ये वो एंगल है वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। और एक्स एक्सिस के फार्मूला में भी वही एंगल पुट करेंगे जो वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। ये एंगल हम नहीं नोट करेंगे, ये एंगल हमारे पास थीटा, ले सपोज हमारे पास थीटा है, और इस थीटा से अगर आप लोग ये सोचोगे कि ये एंगल हमारे पास थीटा है तो वाई की फार्मूला में ये पुट करेंगे और थीटा से माइनस करेंगे 90 डिग्री, जो आंसर आएगा इसे यहाँ पे एक्स में पुट करेंगे। ये गलत है, ये नहीं करना है। ये एंगल जो हमारे पास है, ये वेक्टर अपने किसी एक कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, दोनों कंपोनेंट की फार्मूला में जो थीटा है वो वही पुट करेंगे। हालांकि दोनों वेक्टर अपने जिस भी कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा होगा, वेक्टर अपने जिस भी कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा होगा, तो उसके दोनों कंपोनेंट की फार्मूला में वही एंगल लगेगा जो वो अपने एक कंपोनेंट के साथ बना रहा होगा, वही एंगल लगेगा, कोई अलग एंगल नहीं लगेगा। ये नहीं होगा कि हम इस थीटा को 90 से माइनस करेंगे क्योंकि टोटल एंगल यहाँ पे 90 है, तो इस थीटा को 90 से माइनस करेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा फिर उस दूसरे वाले के साथ लगाएंगे जिसके साथ वो एंगल नहीं बना। ऐसा नहीं होगा, वही एंगल पुट करेंगे, दोनों में वही एंगल पुट करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।